विजन 2047 पर आज फिर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठक। कल शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों को लेकर हुई थी चर्चा। हरियाणा में फिर अधिकारियों के हुए तबादले। सरकार ने 8 आईएएस और 10 एससी अधिकारियों के तबादले के दिए आदेश। कल कुरुक्षेत्र से उत्तराखंड जाएगी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की 5 मेंबरों का जत्था। निहंग सिखों के साथ हुए विवाद पर देगी जानकारी। गुरुग्राम में अब कुत्ते पालने से पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। नगर निगम ने जारी किए आदेश। नियमों के उल्लंघन करने पर होगा कड़ा एक्शन। हरियाणा में अब साइबर धोखाधड़ी पर पुलिस करेगी बड़ा प्रहार। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते ही खुद दर्ज हो जाएगी E0 FIR। 30 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद फिर जेल जाएगा गुरमीत राम रहीम। कल हनीप्रीत के साथ डेरे में रेनोवेशन का किया था उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लगातार हो रही बैठकों से। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विजन 2047 को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज फिर मुख्यमंत्री अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में हरियाणा विजन 2047 के रोड मैप को लेकर गहन चर्चा हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सेवा विभाग की ओर से चलाई जा रही स्कीमों का रिव्यू कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अधिकारियों को नशे के खिलाफ मुहिम में एकजुट होने के दौरान शपथ दिलवाई जा रही है। इस पूरी खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या जानकारी है? बिल्कुल, बैठक चल रही है और जिस तरह से कल भी बैठक चली थी और कल जो बैठक चली थी उसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन उसको और अर्बन लोकल बॉडीज इसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा हुई थी और 2047 का जो विजन है उसको लेकर के चर्चा हुई थी। और आज की अगर बैठक की बात करें तो सेवा विभाग के अंदर जो नया नाम दिया है इन्होंने सेवा विभाग, क्योंकि इसको पहले अनुसूचित जाति विभाग कहा जाता था या जिसके अंदर पेंशन्स आती हैं, सारी बुढ़ापा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या दूसरी तरह की जो भी पेंशन्स होती हैं वो सारी पेंशन्स इसके अंदर आती हैं, इस विभाग के तहत आती हैं। और वृद्धाश्रम हो या दूसरी सारी चीजें, काफी चीजें आती हैं। तो उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री की ओर से चर्चा की जा रही है और कहीं ना कहीं एक लक्ष्य रखा जा रहा है कि 2047 तक जब हरियाणा कह सकते हैं कि विकसित हरियाणा बनेगा तो उस समय क्या क्या टारगेट होने चाहिए, तो उस टारगेट को तय किया जा रहा है और उसके ऊपर काम किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ योजनाओं के ऊपर मंथन किया जा रहा है। जी अंकित, 2047 का जो लक्ष्य है वो लगातार सुनने में मिल रहा है। अभी 2026 चल रहा है और 2047 में काफी समय बाकी है। आप कहें तो तकरीबन 21 साल का। तो 21 साल के लिए जो ये रोड मैप की बात बार बार हरियाणा की सरकार कहती है या केंद्र सरकार कहती है, इसको आप प्रैक्टिकली किस तरीके से देखते हो? बिल्कुल, जिस तरह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ओर से एक लक्ष्य दिया गया और कहा गया कि 2047 के अंदर जो भारत है वो विकसित राष्ट्र बनेगा, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ था। लेकिन प्रैक्टिकल की अगर बात की जाए तो हर 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं और 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं तो सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी पिछली 3 बार से लगातार से वो हरियाणा में कहें या देश में कहें लगातार बीजेपी की सरकार आ रही है और बीजेपी यही मान करके चल रही है कि वही लगातार सत्ता में रहेंगे और इसी वजह से योजनाएं बनाई जा रही हैं। और अगर नहीं भी रहे तो योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, क्योंकि योजनाएं अधिकारी बनाते हैं और उसको इंप्लीमेंट सरकारें जो करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं कहते हैं कि
कि जिस तरह से लगातार 2047 को लेकर के लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो वो अब अगर मान लिया दूसरी भी सरकार आती है तो वो इंप्लीमेंट करती हुई नजर आ सकती है। जी, आप हमारे साथ बने रहें, एक खबर पर आपका और इसको विस्तार से समझेंगे। और ये खबर हरियाणा में तबादलों को लेकर है। एक बार फिर हरियाणा सरकार ने बड़े अधिकारियों की तबादलों की लिस्ट जारी की है। इस बार कुल 18 अधिकारी बदले जाएंगे। इनमें से 8 आईएएस अधिकारी हैं और 10 एचसीएस अधिकारी हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। अंकित के पास वापस लौटते हैं। किसको कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अंकित विस्तार से बताइए, और इससे क्या फर्क पड़ सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल, ये रूटीन के ट्रांसफर हैं, इसमें कोई ऐसा विशेष, कोई ऐसा कह नहीं सकते कि कोई विशेष कोई ट्रांसफर्स हैं। 8 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर है, उसमें से 7 आईएएस अधिकारी हैं, एक आईएफएस अधिकारी है, तो ये 8 अधिकारी हैं, वहीं 10 एचसीएस अधिकारी हैं। तो ये सरकार के अंदर रूटीन की प्रक्रिया है और रूटीन की ट्रांसफर्स ये होती रहती है। हालांकि कुछ दिन पहले अगर बात की जाए, 2 से ढाई महीने पहले जब ट्रांसफर्स की एक बड़ी लिस्ट आई थी और उसके अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के ट्रांसफर्स जब हुए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट खबर यह थी कि जो प्राइम पोस्टों पर बैठे थे, वो चाहे काफी जो सीएमओ में थे अधिकारी या दूसरे पोस्टों पर बैठे थे, उनको वहां से हटा करके और जो कम एवज की पोस्टें मानी जाती हैं उस पोस्टों पे लगा दिया गया था। तो वो कहीं ना कहीं आईडीएफसी बैंक घोटाला जो हुआ था उससे जोड़ करके उसको देखा गया और उसके बाद हमने देखा कि 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। वो चाहे पंकज अग्रवाल की कहे या आरके सिंह की कहे, 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी के अभी 5 अधिकारी और रडार पर है सीबीआई के, और उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। कभी भी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर लिस्ट जब आई थी तब जरूर चर्चा में रही थी, लेकिन ये जो 18 जो 8 आईएएस अधिकारी हैं और 10 एचसीएस अधिकारी हैं, तो उनकी ट्रांसफर लिस्ट सामान्य तौर पर देखी जा रही है। और इसमें अगर मुख्यतः बात की जाए तो मोनिका मलिक जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में कार्यरत थी अभी डिपार्टमेंट के अंदर, उनको रोहतक डिवीजन का कमिश्नर लगा दिया गया है। तो रोहतक डिविजनल कमिश्नर होंगी अब मोनिका मलिक। और अगर और बात की जाए तो जो आईएफएस अधिकारी थे एस नारायणन, तो उनको शिक्षा विभाग से हटा दिया गया है। अब वहां वीरेंद्र सिंह दहिया जो है वो हायर एजुकेशन है या टेक्निकल एजुकेशन है उसका कार्यभार देखते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरह की ये विशेष ट्रांसफर है। कुछ जगह के एसडीएम बदले गए हैं, कुछ जगह के सिटी मजिस्ट्रेट बदले गए हैं। तो इस तरह की ये रूटीन ट्रांसफर है। जी ये खबर देते देते आपने एक और खबर हमारे दर्शकों को दे दी कि अभी जो आईडीएफसी और एयू बैंक घोटाला था, इसमें 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। 5 आपकी निगाह में और ऐसे अधिकारी हैं जिन पर यह गाज गिर सकती है। तो ये जो अपुष्ट सूचना है, इसके जल्द आने की कितनी आशंका या यूं कहे कि संभावना बन रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 आईएएस अधिकारी और रडार पर है और वो भी काफी सीनियर अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई निचले स्तर के अधिकारी हैं, काफी सीनियर अधिकारी हैं और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि सीबीआई की ओर से कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ या कोई मीडिया को सूचना नहीं दी गई, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देर रात भी 2 आईएएस अधिकारियों से पूछताछ हुई है। सीबीआई ने पूछताछ की है और एक अधिकारी को जल्द ही, एक आईएएस अधिकारी को जल्द ही जो सीबीआई है वो अरेस्ट करेगी। और क्योंकि सबूत उनके खिलाफ मिले हैं तो वो सूचना, हालांकि आधिकारिक सूचना जब आएगी जब ही हम दर्शकों को बता पाएंगे, लेकिन हमारे सूत्र जरूर बता रहे हैं कि एक आईएएस अधिकारी की और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे लगता है कि हरियाणा सरकार की करप्शन को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो यहां पर लागू होते हुए दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार कोई भी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं निहंग सिखों के उत्तराखंड में जारी विवाद की। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में निहंग सिखों और प्रशासन के बीच एक टकराव सा बना हुआ है। ये टकराव गुरुवार रात को हुआ जब ये ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जब निहंग सिखों का एक जत्था उत्तराखंड हिमाचल सीमा यानी पांवटा साहिब के बीच में पहुंच गया और देहरादून घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान निहंग सिखों और उत्तराखंड पुलिस के बीच काफ़ी तनाव देखने को मिला। अब ये पूरा विवाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पास भी पहुंच चुका है और ये
प्रबंधन कमेटी अब इस पे सक्रिय होगी है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष जगदीश चंद सिंह ढींढसा ने ऐलान किया है कि कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक गुरुद्वारा कमेटी के 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही उत्तराखंड को शनिवार को ये रवाना हो सकता है और ये टीम मौके पर जाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेगी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेगी। अशोक इस वक्त हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव मौजूद हैं। अशोक, क्या जानकारी है? हरियाणा की जो सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, इसका वहां पर जाकर अब तो विवाद तकरीबन सुलझ चुका है, अब तो इसमें क्या बचा है आगे? देखिए मुकेश जी, विवाद आज का नहीं है। विवाद कहीं ना कहीं इससे पहले जब हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई तब भी विवाद हुआ था और काफी लंबा विवाद चला था, क्योंकि इन दिनों में उत्तराखंड में हेमकुंड की जो यात्रा चल रही है और भारी संख्या में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमाम राज्यों से जो सिख श्रद्धालु हैं वो हेमकुंड साहिब को जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल भी जो विवाद हुआ था निहंग सिखों के बीच में उत्तराखंड और हिमाचल यानी कि सीमा के पास विवाद हुआ, तो देर रात तक काफी विवाद चलता रहा, सुबह भी विवाद हुआ। अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान है जगदीश सिंह जिंडा, उन्होंने कहा है कि इस विवाद ना बढ़े, क्योंकि पहले हेमकुंड साहिब को जाने को लेकर विवाद हुआ। उनके धार्मिक जो चिन्ह है, 5 ककार हैं, जो जगदीश सिंह जिंडा ने कहा वो हमारे धार्मिक चिन्ह होते हैं, उनके साथ छेड़खानी किसी भी कीमत पर कोई भी सिख बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसको लेकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान है जगदीश सिंह जिंडा, उन्होंने बाकायदा कहा है कि कल उनके यहाँ कुरुक्षेत्र से जो हरियाणा का राज्य स्तरीय कार्यालय है, कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कार्यालय, यहाँ से बाकायदा 5 जो सिख लोगों का डेलीगेशन जाएगा और बाकायदा वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेगा कि किस तरह से सिख लोगों को तंग किया जा रहा है और किस लोगों से उनको उत्तराखंड जाने से रोका जा रहा है। तो इससे पहले जैसे हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए उन्हें रोका गया और कल रात को जब विवाद, इतना लंबा विवाद चला, आपकी दोनों तरफ से टकराव हुआ, हालांकि उत्तराखंड पुलिस को बीच में आना पड़ा और फिर हिमाचल की पुलिस को बीच में आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं टकराव ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि जिस तरह से रात को टकराव हुआ और फिर सुबह टकराव शुरू हो गया, तो अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला लिया है, प्रधान जगदीश सिंह जिंडा ने, कि बाकायदा इसको अशोक आप बने रहिए हमारे साथ। जो जगदीश सिंह जिंडा भी हमारे साथ न्यूज़ 18 पर इस वक्त फोन के जरिए लाइव जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है जिंदा साहब आपका न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। बताइए ये क्या विवाद है, और अब हमें तो लगा था ये सुलझ चुका है सारा विवाद, लेकिन आप कह रहे हैं कि शनिवार को 5 सदस्य जाएंगे उत्तराखंड, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, विस्तार से हमें बताइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ਤੁਹਾਡੀ जानकारी ਤੇ संगत की जानकारी ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਡੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। पर परसों रोज तो फिर वो विवाद पैदा हो गया कि कोई शरारती तत्व ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜਾਣ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, अपनी भी रक्षा कर दे तो जे किसी पे जुर्म होता है भी रक्षा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम उम्मीद ये करें कि शनिवार को जब आपकी 5 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंचेगी तो ये विवाद सुलझ जाएगा और एक बार फिर से जो हिंदू सिख भाईचारा है वो फिर से उसी तरीके से चलता रहेगा जैसे दशकों से, सदियों से चलता रहा है। हाँ, हम इसी मध्यस्थता करने के लिए भी हमारा जो सिख और हिंदुओं का भाईचारा है वो ना टूटे। हमारे गुरुओं ने तो कुर्बानियां दी हिंदू धर्म को बचाने के लिए। हम थोड़ा कुछ झगड़ा बहस चाहते हैं, ये कुछ शरारती तत्व हर धर्म में, हर कौम में होते हैं जो कि चाहते नहीं ये वाले इकट्ठे चलें। तो इसलिए हमारी जो 5 सदस्यीय हमने डेपुटेशन भेजा, वो जाके वहाँ पर प्रशासन से बातचीत करेगा और बातचीत करके हमने लेटर भी जारी किया है कि डीएम और सरकार को, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की को, भाई ये मसला जो शांतिपूर्वक सुलझाया जाए। क्योंकि 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने का वो स्थान है बहुत बड़ा। हम तो हर साल हजारों की तादाद में सारी
दुनिया भर से लोग हेमकुंड साहब जाते हैं। तो यदि ऐसे टकराव होता रहेगा तो फिर तो ऐसा है ना। जी, ये बिल्कुल बात हमारी ज़्यादा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम भी चाहते हैं कि हिंदू फिर सिख की जो एकता है वो बनी रहे और इस तरीके के फिर दृश्य जो हमें पिछले दिनों में देखने को मिले आगे ना मिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया झंडा साहब, फिर आप नेटवर्क 18 के साथ जुड़े और हमारे साथ जानकारी साझा की। और आइए अब बुलेटिन में फिर आपको लिए चलते हैं हरियाणा के गुरुग्राम में अब जो लोग डॉग लवर्स हैं, कुत्ते पालने का जिनको शौक है, उनके लिए नियम कड़े बनाए गए हैं। नगर निगम के मुताबिक अब जो भी पालतू कुत्ते आप पालना चाहते हैं उनका पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। इस पोर्टल पे जाकर जो मालिक हैं वो ऑनलाइन इन डॉग्स की, कुत्तों की जो फ़ोटो है वो अपलोड कर सकते हैं और पंजीकरण करवा सकते हैं। और कुत्तों के लिए भी एक पहचान पत्र बनाया जाएगा। इस फोटो में रैबीज़ टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। और कुछ जो ब्रीड्स हैं, कुत्तों की जो नस्लें हैं, उनको प्रतिबंधित कैटेगरी में भी रखा गया है। इसके साथ साथ जो उनका मल मूत्र वगैरह है, जब सोसाइटी में उनको घुमाने ले जाते हैं तो इनकी जो सफाई की जिम्मेदारी है वो भी मालिक की होगी। अगर आप पिटबुल या रॉटविलर जैसी नस्लें पालने के शौकीन हैं तो इन नस्लों को लेकर कुछ विशेष नियम लागू किए गए हैं जो पोर्टल पर जाकर आप देख सकते हैं। किया है, ये हमने 23 जून को जारी किया है। इसके तहत हमने रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ पेट डॉग्स से नाम से हमने ये ऑर्डर किया है। इसमें जो इसका लागू हुआ है ये एमसीजी क्षेत्र में लागू हुआ है। इसके तहत जो हमारा हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ डॉग्स बायलॉज 2008 और गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसीज़ के तहत ये किया गया है। इसमें हमने इन जनरल जो पेट रखते हैं, पेट डॉग रखते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ये सरल हरियाणा जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की वेबसाइट, वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए ऑनर के भी आईडी, फोटो, डॉग के भी इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट्स वहाँ पर लगाने पड़ेंगे, रेबीज इनोकुलेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आप कुत्ता प्रेमी हैं, डॉग लवर्स हैं, तो अब आपको पोर्टल पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो टीके की जानकारी है वो देनी होगी, उसकी फ़ोटो और रेबीज़ का जो सर्टिफिकेट है वो भी लगाना पड़ेगा। अब बात हरियाणा में जो साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वित्तीय धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब इन पर काबू पाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत 1 लाख रुपए या इससे अधिक की साइबर ठगी अगर आपके साथ होती है तो 0 FIR दर्ज खुद ही दर्ज हो जाएगी। अगर कोई पीड़ित हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करता है और ये ठगी 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ऊपर है तो ये ज़ीरो टॉलरेंस के जरिए FIR इसकी हो जाएगी और संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन पर इसको भेज दिया जाएगा। अधिकारी पीड़ित से संपर्क करेंगे और जानकारी जुटाने के बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। हरियाणा पुलिस का उद्देश्य है कि साइबर अपराधों में जो तेजी आ रही है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ठगी की रकम जल्दी से ट्रेस करके पीड़ित को पहुंचाई जाए। इसने 1930 जो प्रणाली में कंप्लेंट को तुरंत E0 FIR में कन्वर्ट करने की व्यवस्था की है ताकि तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सके। इस प्रणाली के अंतर्गत 1 लाख रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामलों को तुरंत E0 FIR में कन्वर्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए संबंधित थानों को भेज दिया जाएगा ताकि जांच और इन्वेस्टिगेशन। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसे आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप धारीवाल संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं इजाजत दी जाऊगी। भावें साडे लिए एक वड्डी प्रॉब्लम है कि बाहरले देशों 'च बैठे कई बड़े गैंगस्टर जिहड़े आ दुबई तो, कनेडा तो, इंग्लैंड तो, यूरोप के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहर देशों तो ਉਹ ਉੱਥੋਂ बैठे जिहड़े आ ਉਹ क्राइम कराउंदे आ पंजाब दे विच। साडे लिए एक औखा काम है पर असीं उन्हां दे टिकाणिਆਂ ते उन्हां दे लिंकां दे उत्ते लगातार जिहड़ी है नज़र रखी है और ये तय है कि असीं किसी नूं भी पंजाब दे विच अमन कानून की स्थिति जिहड़ी आ वो बिल्कुल नहीं खराब कर देंगे और ना ही उन्ना चिर तक साह लवांगे जिन्ना चिर तक पंजाब दे विचों नशे जिहड़े आ वो खत्म नहीं हो जाते। ये दो चीज़ां पंजाब विकास के राह ते। मान साहब 1 जुलाई नूं औरतां नूं पैसे पा रहे, औरतां नूं साडियां जनरल मावां भैणां नूं 1000 रुपया
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਫਰੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ। तो पंजाब सरकार इस वक्त नशे के खिलाफ अपना जो आंदोलन है उसको तीव्र करती हुई और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से इस मसले पर मदद मांगती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के रोहतक जिला से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी को 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का जो मामला है वो एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। इनके घर के बाहर कुछ रोज पहले फायरिंग भी की गई। जब दांगी साहब ने इसकी शिकायत की तो कुछ कमांडोज को इनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि ये जो धमकी दी जा रही है ये गैंग सुमित का है और 5 करोड़ रुपए के इस पूरी गैंग क्यों बलराम दांगी जी के पीछे पड़ी है, आइए सीधा रुख करते हैं। दांगी साहब, स्वागत है आपका नेटवर्क 18 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो रंगदारी मांगी जा रही है कौन लोग हैं? ये जाति दुश्मन हैं या ये जो आजकल एक नया आतंक चला है गैंगस्टर नाम का, वो लोग हैं? ये बस वही है, गैंगस्टर वाली बात है। हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल भी। आज तक का ये हमारा इतिहास रहा, हमारा किसी के साथ कोई वैर भाव नहीं, ना किसी के साथ दुश्मनी। हफ्ता पहले इन्होंने रात को 1-1:15 बजे इसके कोई वो थे दो, उन्होंने अपने ऑफिस पे गोलियां चलाई जी। उसके बाद फिर मेंटली प्रिपेयर्ड था मैं, भाई ये भी आ सकते हैं कि फोन भी आ सकते हैं, मैसेज भी आ सकता है। तो आज वो सुबह मैसेज आया कि ऐसे ऐसे 5 करोड़ तैयार रखना 1 हफ्ते के अंदर अंदर, अगर नहीं तो फिर अब तक तो शीशे पे गोली चली, अब सीधी आपकी छाती पे चलाएंगे जी। तो ये जब आपको धमकी मिली तो इसके बाद आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने आपकी शिकायत हाँ पे बिल्कुल, तवज्जो मैंने दी? एसपी साहब अभी को, क्या सुरक्षा दी गई SP साहब से आपको? बात की। हाँ जी, क्या सुरक्षा मिली है आपको इस धमकी के बाद? अभी मेरे पास है 4 आज कमांडो मेरे पास भेजे हैं अच्छा। सुरक्षा के लिए। हाँ। 2-3 पहले भी भेज रखे थे घर पे। हाँ हाँ, तो अब आपके पास 7 कमांडोज की डीजी साहब सुरक्षा। से भी बात हुई। हाँ। एडीजी अपने सीआईडी हैं सौरभ जी, उनसे भी बात हुई, एसपी साहब से भी, और फिर हमारे जो नेता हैं विपक्ष के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको भी मैंने बताई। फिर उन्होंने भी डीजी साहब से बात करके सुरक्षा व्यवस्था को और अच्छी तरह करने की उन्होंने कही है। बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है ये आपको पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था देगी और साथ ही साथ ठीक आप बात भी है, सतर्क लेकिन रहें। आप देखो हरियाणा में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है जी। हर रोज लूट पाट डकैती मर्डर ये बातें आपके सामने आती हैं। धमकियां मिल रही हैं, डॉक्टर्स को धमकियां मिल रही हैं, व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं। दांगी साहब तो बिल्कुल उसका तो इतना बुरा हाल है। हम यही कहेंगे कि अभी आपको जो आपने सुरक्षा मांगी 7 कमांडोज आपको दिए गए हैं और भगवान से भी दुआ करेंगे, सरकार इस बुलेटिन को देख ही रही होगी, आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा चाक चौबंद बनी रहे, हम ऐसा मानते हैं। और तो नेटवर्क 18 पर आप हमारे साथ जुड़े, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। समय थोड़ा कम है, नहीं तो आपसे और भी लंबी बात करते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 30 दिन की पैरोल के बाद आज फिर दोबारा जेल जाएंगे। इसके बाद सुनारिया जेल में रहेंगे। राम रहीम 26 मई को पैरोल पर जेल से बाहर आया था। पैरोल समाप्त होने के एक दिन पहले ही इसने अपने सिरसा के पुराने डेरे का नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया।
ये पहली बार है सजा के बाद जब गुरमीत राम रहीम जनता के समक्ष आया है और अपने जो श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत की है। इस उद्घाटन के दौरान ये जो रेनोवेशन का कार्य हो रहा, नवीनीकरण का, उनकी शिष्य भी उनके साथ रही हनीप्रीत, और हनीप्रीत की मौजूदगी में ये उद्घाटन किया गया। 16वीं बार पैरोल या फरलो पर थे गुरमीत राम रहीम। इसी खबर के साथ अब न्यूज़ 18 के हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम को अब यहीं पर विराम देने का वक्त आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मीशा बाजवा चौधरी खबरां पंजाब तो के साथ। बने रहें हमारे साथ।